स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। और समय अभाव के कारण अभी तक मैथ का वीडियो नहीं बन पा रहा था, फर्स्ट ईयर मैथ का, लेकिन आज हम लोग मैथ के बारे में फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी की जो मैथ है उससे संबंधित टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक इसको आपको जानना है। और हम ये जो टॉपिक उठा रहे हैं, जो टॉपिक बताएंगे उसको बेसिक से बताएंगे, ताकि यदि आप पहले कक्षा 9 या 10 में आपने स्टडी नहीं किया है या नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में भी आप जान पाएं। तो आपने ज्यामिति का नाम सुना होगा। ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं, गणित की वो शाखा जिसमें विभिन्न आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। और ज्यामिति के जनक किसको कहा जाता है? यूक्लिड। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी उसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। उनके नाम से उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, यानी जो भिन्न भिन्न आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वृत्त के बारे में, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, ये सब क्या है? किसके अंतर्गत, किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बाद में एक नए गणितज्ञ ने थोड़ी सी एक अलग विचारधारा अपनी रखी, अपनी एक अलग सोच रखी, और उन गणितज्ञ का जो नाम था, उस गणितज्ञ का जो नाम था उसका नाम था रेनी डिस्कार्टेस या रेनी डिकार्टेस। उसका नाम क्या था? रेनी डिकार्टेस। हिंदी में अगर आप इसको देखेंगे तो इसका नाम रैनी डिकार्ते लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रैनी डिकार्ते। ये एक गणितज्ञ थे और इन्होंने कहा कि यदि किसी समतल पर हमें किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है, उसको बताना है, तो मुझे 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी। यानी हम समतल पर स्थित किसी भी बिंदु को 2 अंकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, और उन्हें इन्होंने क्या कहा? निर्देशांक का। क्या कहा? निर्देशांक का। बात समझ आई कि नहीं है? और जितनी भी आकृतियां आपने ज्यामिति में पढ़ी, वृत्त या रेखा या त्रिभुज या जो भी आकृतियों के बारे में आपने पढ़ा, गोले के बारे में पढ़ा, शंख के बारे में पढ़ा, उन सभी आकृतियों को जब बीजगणित से संबंधित कर दिया जाता है, यानी उसको समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाने लगा, तो गणित का एक नया पार्ट आ गया जिसे कहा गया निर्देशांक ज्यामिति। यानी वास्तव में है तो ये ज्यामिति ही, लेकिन यहां पर इस ज्यामिति जैसे यहां पर गणित की वो शाखा जहां पर भिन्न भिन्न आकृतियों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। और गणित की वो शाखा जिसमें भिन्न भिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन किसके आधार पर? निर्देशांक के आधार पर।
तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी यहाँ पर हम ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित यानी अक्षरों से संबंधित करके अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और इसके जनक कौन है, रेनी डिकार्ते। इन्होंने जो पद्धति बताई, बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए जो सिस्टम बताया, इनके ही नाम पर उसको अंग्रेजी में कार्टीजियन सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया, कार्टीजियन सिस्टम कहा गया। रेनी डिकार्टेस के नाम पर किसी बिंदु को प्रदर्शित करने का जो तरीका रेनी डिकार्टेस ने बनाया, वो उन्हीं के नाम पर क्या बना, उस पद्धति को क्या कहा गया, अंग्रेजी में उस सिस्टम को क्या कहा गया, कार्टीजियन सिस्टम कहा गया, या हिंदी में कार्तीय पद्धति कहा गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के जनक क्या हैं, रेनी डिकार्ते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि समतल पर स्थित किसी भी बिंदु को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, दो बिंदुओं से प्रदर्शित, दो अंकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, और उन दो अंकों को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी भी बिंदु को दो अंकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए हम दो अंकों का इस्तेमाल करेंगे, और उन अंकों को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कार्तीय पद्धति, ये कार्टीजियन सिस्टम क्या था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा लोग, ये कक्षा 9 की बात है। कक्षा 9 से रिलेट करके सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, ताकि यदि आपने वहाँ पर भी नहीं सीखा हो तो आप लोग यहाँ पर सीख लो, जान लो, बेहतर ढंग से समझ लो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई तल है, कोई समतल है, तो उसे हम चार भागों में दो लंबवत रेखाओं से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। दो लंबवत अक्षों से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। किसी तल को, किसी समतल को दो लंबवत अक्षों से विभाजित कर सकते हैं, और जो एक दूसरे को, लंबवत अक्ष का मतलब जो एक दूसरे को कितने अंश पर काटते हो, 90 अंश पर काटते हैं। और इस अक्ष को उन्होंने नाम दिया एक्स अक्ष, और इस अक्ष को उन्होंने नाम दिया वाई अक्ष। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसे नाम दिया मूल बिंदु। यानी कि जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या नाम दिया, मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्यों नाम दिया, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि यदि हम मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाएंगे तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे। यदि हम मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे तो हम माइनस चिन्ह लेंगे। यदि मूल बिंदु से मतलब इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। और यदि मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ये बताया उन्होंने। और क्या बताया, समझते चलते। देखिए, इन दोनों अक्षों ने इस तल को चार बराबर भागों में बांट दिया, और अगर एक तल के चार भाग हो गए तो आप उसको क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और 1/4 को
अगर आपसे कोई पूछता है कि 1/4 को और क्या कह सकते हैं, तो आप कहोगे चौथाई। कहोगे कि नहीं कहोगे? 1/4 का मतलब क्या हो गया? चौथाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये सामान्य भाषा में हम इसको क्या बोलेंगे? चौथाई। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि इसे शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे, तो चौथाई का मतलब चतुर्थ अंश। तो चतुर्थ धन अंश, ये दोनों मिलकर बन गए चतुर्थांश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चतुर्थांश, आधन आ मिलकर बड़ा संधि की बात है, दीर्घ संधि, उससे रिलेट किया गया है। यानी अगर आप हिंदी जानते हैं तो नुकसानदायक नहीं है। अक्सर हम लोग इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं, जी हाँ इंग्लिश इज मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हिंदी भी कम नहीं है, क्योंकि अगर हिंदी जानते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगी। और गणित और हिंदी का बहुत अहम, एक दूसरे से बहुत ही ज़बरदस्त संबंध है। हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो चतुर्थांश, चौथाई मतलब क्या हो गया? चतुर्थांश। तो ये 4 बराबर हो भाग हो गए, तो एक अंश ये हो गया, चतुर्थांश ये हो गया। देखो ये चतुर्थांश ये हो गया, ये भी चौथाई है, तो ये भी क्या हो गया? चतुर्थांश हो गया। ये भी एक चौथाई है, तो ये भी एक चतुर्थांश हो गया। और ये भी चौथाई है, तो ये भी क्या हो गया? चतुर्थांश हो गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जानते हैं, समझते हैं। इसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, जैसे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो पहला नाम इसको उन्होंने कहा ये प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अंग्रेजी में चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ये चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि जैसे अगर आपको किसी भी चतुर्थांश में पहुंचना है, चतुर्थांश पे स्थित किसी बिंदु के बारे में चर्चा करनी है, तो आप हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे? मूल बिंदु से। इसीलिए इसे मूल बिंदु कहा गया। यानी जहां भी आपको जाना होगा मूल बिंदु से ही पहुंचना होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इसीलिए इस बिंदु को कहा गया मूल। मूल मतलब शुरुआत, ओरिजिन पॉइंट, यानी यहीं से आपको चलना है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मूल बिंदु कहा गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और किसी भी, मेरी बात को सुनिएगा, और क्या कहा गया? मेरी यही, इसमें अलग से लॉजिक नहीं सोचना है, ये बातें वैसे ही समझनी है कि हमें किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए, किसी भी चतुर्थांश में स्थित किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? मूल बिंदु से पहले दाएं या बाएं जाना है। मूल बिंदु से पहले दाएं या बाएं जाना है और फिर ऊपर या नीचे जाना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी समझ आया कि नहीं आया? फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, जब भी हमें किसी चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु पर पहुंचना होगा तो सबसे पहले हम मूल बिंदु से दाएं या बाएं जाएंगे। परिस्थिति के हिसाब से दाएं जाना होगा तो दाएं जाएंगे और बाएं जाना होगा तो बाएं जाएंगे, और फिर ऊपर या नीचे जाएंगे। अभी आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में यहां पर कोई बिंदु है और इस बिंदु तक आपको पहुंचना है। ये तो मूल बिंदु आप जान गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको बिंदु ए पर पहुंचना है, बिंदु ए पर पहुंचना है, तो आप ये जो बिंदु ए है वो इस बिंदु के दाईं ओर है या बाईं ओर है?
दाईं ओर है। तो सबसे पहले आप मूल बिंदु से कहाँ जाओगे? दाएं जाओगे। यहां पर पहुंच गए आप, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब यहां पर सीधे जाएंगे किसके अनुदिश? यक्ष अक्ष के अनुदिश आप जाएंगे, यक्ष अक्ष की ओर जाएंगे। अब उसके बाद आपको कहां पर पहुंचना है? ए पर पहुंचना है। तो ए पर पहुंचना है तो आप सीधे किधर जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहां पर पहुंचने के लिए आप कैसे गए? पहले किधर गए? दाहिने ओर गए और फिर किधर गए? ऊपर की ओर गए। क्लियर हो गया? और उसी हिसाब से आपको चिन्ह लिखना है। अभी समझ में आ जाएगा, सबके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी पहले ऊपर जाएं फिर दाएं जाएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ये रूल नहीं है, कार्टेशियन सिस्टम का ये रूल नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरा बच्चा सोच रहा होगा सर जी जब ए पर जाना ही है तो सीधे यहाँ से मूल बिंदु से सीधे चले जाएं। नहीं, ये रूल भी नहीं सही है। कब? जब हम चर्चा करते हैं किसकी? कार्तीय पद्धति की। कार्तीय पद्धति में हमेशा हमको समकोण पर ही चलना है। किस पर चलना है? समकोण पर। और समकोण के लिए क्या अक्ष हैं? दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष है और दूसरा वाई अक्ष है। तो हमें किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए पहले एक्स अक्ष के अनुदिश जाना है, फिर वाई अक्ष के अनुदिश जाना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात में आया? अगर मैं इधर जा रहा हूं तो ये किधर हो गया? दाहिनी तरफ, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया। और देखिए ये वाई अक्ष की नहीं है, तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो किसके दिशा में, किसके समांतर है? ये वाई अक्ष के समांतर है कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी हमें लंबवत दूरी तय करनी है। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ गया होगा? कोई परेशानी नहीं होगी। अब चूंकि मैं यहां से इस बिंदु पर पहुंचने के लिए पहले मैं किधर गया हूं? दाहिने ओर गया हूं, इसलिए दाहिने ओर गया हूं और दाहिने ओर जाने के लिए पर क्या सा चिन्ह मिलता है? प्लस मिलता है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे प्लस। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि मैं दाहिनी ओर जा रहा हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और फिर जब मैं यहां पर पहुंच जाता हूं तो अब मैं यहीं से तो ए पर जाऊंगा, तो ये ऊपर गया कि नहीं गया? और ऊपर जाने पर कौन सा चिन्ह मिलता है हमको? प्लस। मूल बिंदु से ऊपर जाने पर कौन सा चिन्ह मिलता है? प्लस। इसलिए यहां पर जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, उस निर्देशांक का जो चिन्ह होगा वो प्लस कामा प्लस होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आपका आंसर होगा प्लस कामा प्लस। ये बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत से बच्चे हो सकता है इसको जानते हों, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं वहीं से शुरू करूं जहां से आपको बताना आवश्यक है, ताकि जब मैं आगे बताऊं तो आपको ये कन्फ्यूजन हो कि सर ये चीज़ें हमको नहीं बताई गई हैं या मैं नहीं जानता, या आप जानते रहे हो सकता है इस तरह से ना जानते रहे हो, आपने याद कर लिया हो। तो ये सारी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर पहुँचना है, इस बिंदु पर, बिंदु बी पर पहुँचना है, मान लीजिए कहाँ पर पहुँचना है आपको? बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर पहुँचना, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत सी बातें बताने वाला हूँ, आप समझिए। तो अगर बिंदु बी पर पहुँचना है तो बिंदु बी, पहले हमने क्या बताया? हमको किसी भी बिंदु पर पहुँचने के लिए या तो सबसे पहले मूल बिंदु के दाएं जाना है या तो बाएं जाना है। ये जो बिंदु बी है वो मूल बिंदु के किधर है? बाईं ओर है कि नहीं है? तो पहले सबसे पहले हमको मूल बिंदु के किधर जाना है? बाईं ओर जाना है। किधर जाना है? बाईं ओर जाना है। तो सबसे पहले मैं इस, अगर यहाँ से इसकी सिधाई में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पहुँच गया, और फिर मैं किधर गया? ऊपर गया। समझ में आया नहीं है? समझ में आया नहीं है? तो पहले मैं मूल बिंदु से किधर गया? बाईं ओर गया, और फिर इसी की लाइन में मैं यहाँ पर। अब बोलोगे सर जी फिर जो है यहाँ यहीं से क्यों जाएंगे? क्योंकि जब यहाँ आप आ गए हैं, यहाँ समझने के लिए बता रहा हूँ, तो यहीं से तो आपको आगे बढ़ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब अगर इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु के बारे में चर्चा की जाए, तो सबसे पहले आप मूल बिंदु से किधर आए हैं? बाईं ओर आए हैं,
और मूल बिंदु से बाईं ओर जाने पर जो चिन्ह लेना है वो आपको कौन सा चिन्ह लेना है, माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस, और फिर कामा, फिर आप किधर गए हो, ऊपर की ओर, तो यहाँ पर ऊपर जाने पर कौन सा चिन्ह लेते हैं, प्लस। तो दूसरे चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस कामा प्लस होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग तृतीय चतुर्थांश में पहुंचते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु सी है। अब इस बिंदु सी पर जाना है, तो पहले आपको क्या बताया गया है, मूल बिंदु से दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे। तो ये जो सी है ये मूल बिंदु के किधर है, बाईं ओर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मूल बिंदु के हम क्या गए, बाएं जाएंगे। अब जब मैं यहाँ पहुंच गया तो मैं देख रहा हूँ कि बिंदु सी पर पहुंचने के लिए मुझे ऊपर नहीं जाना है, बल्कि कहाँ जाना है, नीचे जाना है। तो मैं यहाँ पर पहुंच गया। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर मैं अब अगर इस बिंदु की चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो इस बिंदु का पहले किधर गया मैं, मूल बिंदु के किधर गया, बाएं गया। मूल बिंदु के बाएं गया, इसलिए कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। और फिर किधर आया हूं, नीचे आया हूं। तो नीचे आया हूं तो क्या होगा, नीचे जाने के लिए कौन सा चिन्ह ले रहा है, माइनस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा माइनस कामा माइनस। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर चतुर्थांश की बात करते हैं, चतुर्थांश की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, उस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये यहाँ पर डी बिंदु पर पहुंचना है, तो क्या करेंगे, पहले हम किधर जाएंगे, दाहिनी ओर, यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर किधर आएंगे, नीचे की ओर। तो पहले मैं किधर गया, दाहिनी ओर गया। कौन सा चिन्ह मिला मुझे, प्लस, क्योंकि दाहिनी ओर के लिए क्या है, प्लस। और फिर मैं किधर आया, नीचे आया, तो हो गया माइनस। तो हो गया प्लस कामा माइनस। अब ऐसे ही पहले रटवा दिया जाता था बहुत जगहों पर, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर रटवा दिया जाता है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में। लेकिन मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी कि पहले चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस। पहले चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस कामा प्लस। दूसरा क्या होगा, माइनस कामा प्लस। तीसरा क्या होगा, माइनस कामा माइनस। और चौथे का क्या होगा, प्लस कामा माइनस। ठीक है ना, समझ नहीं आ गया। अब ये रटवा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कहीं मतलब कोई पूछ लेता है तो आप इसको रटो नहीं, इसको बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। बता लोगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी और बातें सीखना है मेरे बच्चों, समझना है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 2,3 माइनस 2,3 किस चतुर्थांश में है, तो आप कहते हो कि ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है। और 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है। तो ये माइनस कामा प्लस। तो माइनस कामा प्लस किस चतुर्थांश में है, माइनस कामा प्लस किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और आप कह दोगे कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। फट से बता दोगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, आप ऐसा नहीं, आपके मन में एक कल्पना बननी चाहिए, आपके दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए, क्योंकि आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए आपको बहुत ढंग से इसके बारे में जानना चाहिए, आपके मन में वो चित्र बनना चाहिए उसको समझने के लिए। तो प्रिय बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि -2,3 कहाँ पर है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पहुंचेंगे। समझिए, ये बिंदु आपको दिया हुआ है -2,3 और ये क्या है, ये निर्देशांक है। मैंने आपको बताया है कि रेने डिकार्टे ने कहा कि किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए 2 अंकों की जरूरत होगी। यहाँ पर एक अंक 2 है, दूसरा अंक 3 है, और यह इस किसी बिंदु के बारे में बता रहा, अर्थात ये क्या है, निर्देशांक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जो पहला बिंदु होगा उसे हम भुज कहते हैं। क्या कहेंगे,
भुज, और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि। पहला जो होगा वो किसको बताएगा, भुज को बताएगा, और दूसरा क्या कहलाएगा, कोटि, या अंग्रेजी में इसे बोलते हैं एब्सिसा। इसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो पहला जो अंक है वो किसको बताएगा, भुज को, और दूसरा जो अंक है वो किसको बताएगा, कोटि को बताएगा। क्लियर हो गया। पहले अंक को भुज कहेंगे और दूसरे अंक को कोटि कहेंगे, यानी निर्देशांक में, किसी बिंदु के निर्देशांक में एक पहला अंक भुज होता है और दूसरा अंक कोटि होता है, जिसे अंग्रेजी में एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर हो गया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर -2, 3 के बारे में चर्चा करनी थी। तो -2, 3 के बारे में चर्चा करनी थी। तो माइनस, यहाँ पर ये माइनस बता रहा है, ये माइनस बता रहा है, पहला बिंदु बताता है, पहला अंक बताता है कि आपको बाएं जाना है। पहले अंक का जो यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। दूरी कहाँ से चलेंगे आप, मूल बिंदु से। ये चिन्ह जो माइनस लगा हुआ है ये बता रहा है कि आपको मूल बिंदु से किधर जाना है, बाईं ओर जाना है। किधर जाना है, ये सब मैं थोड़ा मिटा दूं इसको तो और क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये -2, माइनस क्या बता रहा है कि आपको मूल बिंदु से किस तरफ जाना है, बाईं ओर जाना है। तो बाईं ओर -2 यानी क्या कदम जाना है आपको, 2 कदम। यहां पर लिख लीजिए 1 2 3 4, यहां भी बना लीजिए 1 2 3 4, इधर भी बना लीजिए 1 2 3 4। अभी और बातें हो जाएंगी, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बना लीजिए यहाँ पर। अब -2, 3 आपको जाना है, तो ये बारे में पता करें। तो -2 किधर जाएंगे आप, मूल बिंदु से बाईं ओर। क्या कदम जाएंगे, 2 कदम। क्या कदम जाएंगे, 2 कदम। 2 कदम क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। बाईं ओर क्यों जाएंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पर पहुंच गए -2, यानी -2 बाईं ओर तरफ कितना गया, 2 कदम। अब अगला फिर कितना लिखा हुआ है, 3 मत के आगे कौन सा चिन्ह है, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब जब कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो अब आपको मूल बिंदु से बाएं या दाएं जाना होता है। आप मूल बिंदु से किधर चले गए हो, बाईं ओर पहुंच गए हो। अब आपको या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। क्लियर। लेकिन 3 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको अब किधर जाना है, प्लस, तो ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर क्यों जाना है, क्योंकि ऊपर की ओर ही क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो अब आप इसी की सिधाई में क्या कदम जाओगे, 1 कदम। देखिए यहाँ पर, देखिए 1 कदम, यहाँ पर 2 कदम, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, यहाँ पर 3 कदम, दिखा कि नहीं दिखा, देखिए 1 2 3। तो इसी की सिधाई में 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अब बाईं तरफ आप क्या कदम आए, 2 कदम, इसलिए हो गया -2। ऊपर कितने कदम गया, 3 कदम, इसलिए हो गया +3। देखा आपने। अब यहीं से स्पष्ट हो गया कि ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो यदि आपको द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह नहीं भी पता है तब भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 4, -3, यदि आपसे कोई पूछता है कि 4, -3 किस चतुर्थांश में है, तो आपको ये पहला अंक कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 4, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। आपको क्या बताया गया, मूल बिंदु से या तो दाएं जाना है सबसे पहले या तो बाएं जाना है। यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखा हुआ है। प्लस चिन्ह क्या बता रहा है कि आपको मूल बिंदु से किधर जाना है,
दाईं ओर जाना है। कितना कदम जाना है आपको? 4 कदम। 1 2 3 और यहां पर हो गया आपका 4 कदम। क्लियर? यानी आप यहां पर पहुंच गए हो। अब फिर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? -3। तो -3 है तो किधर जाओगे? माइनस, अब 2 माइनस लिखा हुआ है तो यहां पर पहुंचने के बाद आपको कहाँ जाना है? बेटा लाइट कट गई थी थोड़ी देर के लिए, ये समस्या होगी, थोड़ा फिर से एक बार समझते हैं। 4 कामा -3, तो पहले किधर जाना आपको? दाईं ओर 4 कदम गए और फिर क्या लिखा हुआ है? -3। तो जब -3 लिखा हुआ है तो किधर जाएंगे आप? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? आप किधर जाएंगे? नीचे की ओर जाएंगे। और कितने कदम? इसकी सिधाई में 1 स्टेप, फिर दूसरा स्टेप और फिर तीसरा स्टेप। 3 कदम। 3 कदम क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ। माइनस है इसलिए नीचे गए, 3 गए क्योंकि 3 यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? -4 कामा 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि किसी बिंदु को कैसे प्रदर्शित करना। उल्टा लिख दिया यहाँ पर 4 कामा -3 लिखना था। 4 कामा -3, 4 कामा -3। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया होगा कि किसी बिंदु को कैसे प्रदर्शित करना है। समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी कुछ और बातें बाकी है बेटा, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, आराम से समझना, आराम से समझना है आप जो मैं बातें बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा और बातें कर लो फिर मैं। अगर मैं कहूं कि 3 कामा 0 कहां पर होगा? किस चतुर्थांश में होगा? तो सबसे पहले ये 3 क्या बता रहा है कि +3 है, यानी मूल बिंदु से आपको कहां जाना है? दाईं ओर। कितने स्टेप? 3 स्टेप। तो ये हो गया, आप 3 हो गया। और फिर कितना लिखा हुआ है? 0। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 0। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 0 लिखा हुआ है। इसलिए ना तो ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, यहीं पर रुक जाना है। और इस बिंदु का निर्देशांक 3 कामा 0 होगा। यानी 3 कामा 0 वह बिंदु है जो किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, बल्कि कहां पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 कामा 0 कहां स्थित है, तो -2 कामा 0 कहां स्थित है? -2 क्या कह रहा है? आप किधर जाओगे? बाईं ओर। कितने कदम? 2 कदम। और यहां पर पहुंच गए, फिर लिखा हुआ 0, तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। तो ये हो गया -2 कामा 0। समझ नहीं आ गया? अगर मैं पूछूं, अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो आप दाहिनी तरफ गए, कितने कदम गए? 1 कदम, तो 1 हो गया। और फिर ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो क्या हो गया? 1 कामा 0। अगर मैं कहूं यहां पर इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो आप कहोगे मैं दाहिनी तरफ गया, क्या कदम गया? 2 कदम, तो ये 2 हो गया। और फिर ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो हो गया 2 कामा 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि x अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं, x अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं, उनका भुज तो बदल रहा है, लेकिन कोटि हमेशा 0 ही है। समझ नहीं आ गया? यानी आपसे कोई पूछता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के बारे में आप क्या बता सकते हैं, तो आप कहेंगे कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का जो कोटि होगा वो कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब है कि अगर आपसे कहीं सवाल में जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, x अक्ष पर कोई बिंदु लेना होता है, तो आप x अक्ष पर कोई बिंदु क्या मान सकते हो? x अक्ष पर कोई बिंदु क्या मान सकते हो? a कामा 0, क्योंकि कोटि 0 है और a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कोई अचर राशि होगी।
तो x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होगा, a कामा 0 होगा। a क्या हो सकता है, 1 हो, यहाँ पर -2 है, a यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर 2 है, a यहाँ पर कितना है, 3 है, और वो तो 0 है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अभी आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, बहुत सी बातें अभी थोड़ी सी और। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0,2 कहाँ है, तो अब ये 0 क्या बता, आप पहला अंक क्या बताता है कि आपको मूल बिंदु से दाएं या बाएं जाना है। जब यहाँ पर 0 लिख दिया यानी आपको ना तो मूल बिंदु के दाएं जाना है ना ही बाएं जाना है, यानी आप यहीं पर अभी रुके हुए हो। और फिर कितना लिखा हुआ है, 2, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब आप प्लस ऊपर जाओगे और कितने कदम जाओगे, 2 कदम, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा जो 0,2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि 0,4, तो ये 0 क्या बता रहा है कि ना आपको दाएं जाना है ना ही बाएं जाना है, आपको यहीं पर रुके रहना है। और फिर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो आपको क्या कदम ऊपर जाना है, 1 2 3 4, तो ये हो गया बिंदु 0,4। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, समझ आया कि नहीं आ गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि 0,-3 कहाँ है, तो 0,-3 कहाँ है, 0,-3 कहाँ है ना। अब 0 बता रहा है कि ना तो दाएं जाना है, सॉरी, ना तो दाएं जाना है ना ही बाएं जाना है। माइनस बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, नीचे जाना है, और कितने कदम, 1 2 3, तो ये हो गया 0,-3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि y अक्ष पर जितने भी बिंदु आप ले रहे हैं या मान रहे हैं, y अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं के निर्देशांक में जो भुज है वो क्या है, 0। यानी y अक्ष के पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए भुज का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी भुज पर स्थित बिंदु को y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को हम क्या मान सकते हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को हम क्या मान सकते हैं, को हम क्या मान सकते हैं, 0,a, कुछ भी हो सकता है। अब आपको कोई सर जी a ही क्यों, उसमें भी x अक्ष में भी a माने थे, यहाँ भी a मान लिए। जब x अक्ष की बात किया तो x अक्ष में a माना, अब y अक्ष की बात कर रहा हूं तो y अक्ष में a माना। जब दोनों की बात करूंगा, एक साथ बात करूंगा, तो x अक्ष के लिए कोई बिंदु 0 लूंगा, तो y अक्ष में कोई दूसरा बिंदु अक्षर ले लूंगा। बात समझ नहीं आ गई। तो ये केवल ये बता रहा है कि a का मान बदल सकता है, लेकिन 0 तो 0 ही रहेगा, यानी भुज नहीं बदलेगा, कोट बदल जाएगा। जबकि x अक्ष में पर स्थित किसी बिंदु के लिए कोट नहीं बदलेगा, कोट 0 रहेगा और भुज का मान बदल सकता है। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन हम यह ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए वहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ी सी बात और है आज के डेट में, बस काम खत्म। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भुज है क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि भुज है क्या, वास्तव में भुज है क्या, ये आप निर्देशांक में आप भुज बोलते हो, कोट बोलते हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भुज क्या है, तो भुज क्या है, बिंदु की x अक्ष से बिंदु की y अक्ष से दूरी, बिंदु की y अक्ष से दूरी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कोटि क्या है, तो कोट बिंदु की x अक्ष से दूरी है। कहां से दूरी है, x अक्ष से दूरी। अब इसको हम लोग व्यवहारिकता से समझेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,2, अगर आपसे कोई पूछता है कि 3,2, इसमें भुज कितना है, 3 है,
और कोटि कितना है 2। ये भुज है और ये कोटि, तो भुज हो गया 3 और कोटि हो गया 2। क्लियर? तो अगर आप भुज +3 है यानी दाहिनी, आप ये बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, दाहिनी ओर कितने कदम, 3 कदम। और फिर कोट क्या बता रहा है 2, यानी कितने कदम जाना है यहाँ पर, 2 कदम। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3, 2। अब आप समझिए, आप समझिए, देखिए अगर मैं पूछूं कि इस बिंदु का y अक्ष से दूरी कितनी है, तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, 1, 2 और 3 है कि नहीं भैया? यही तो है बिंदु। इस बिंदु की दूरी अगर y अक्ष से देखें तो कितना, देखिए अगर इसको समझने के लिए समझें तो 1 कदम इसकी लाइन में, 2 कदम इसकी लाइन में और 3 कदम यहां। आराम से समझिए, थोड़ा सा मैं और स्पष्ट बना दूं। ये आपका 3, 2 है, फिर से समझिए। तो यहां पर ये 3, 2 कैसे मिला, दाहिनी तरफ गया आप 3 और ऊपर गए तो 2, तो 3, 2 हो गया। यानी दाहिनी y अक्ष से कितना कदम दूर गया, 1, 2 और 3 कदम गए कि नहीं गए? कितने कदम गया, y अक्ष से कितने कदम की दूरी है, 3 कदम की। तो यही तो मैंने बताया है कि भुज क्या है, बिंदु की y अक्ष से दूरी को प्रदर्शित करता है। तो भुज इसका कितना है, 3 है। ये बता रहा है कि y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 1, 2, 3। मुझे लगता है समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोट इस बिंदु की ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष की नहीं है। इस बिंदु की x अक्ष से कितनी दूरी है, यहां पर पहुंचने के लिए क्या कदम चले आप, 1, 2। x अक्ष से कितना कदम चले, 1 कदम 2 कदम, 1 कदम 2 कदम। तो ये और ये क्या है, कोटि है कि नहीं है? तो ये तो बताया गया कि कोट बिंदु की किससे दूरी, x अक्ष से दूरी है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ये मुझे समझाना था। तो अगर आपको भुज और कोट मुझे लगता है मैंने समझा दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बस आज इतना ही। पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा। भुज और कोट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस बिंदु का निर्देशांक 3, 2 है। दाहिनी तरफ कितने कदम गए, 3 कदम, यानी y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3 कदम की दूरी है, इसलिए इसी को कहा गया भुज। और x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 2 है, इसलिए इसे कहा गया कोट। क्लियर हो गया? बस फिर मिलते हैं कल इसके आगे। मुझे लगता है आपको आनंद आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई समस्या होती है तो बताइएगा। धन्यवाद।